हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेप नेक्स्ट स्टेप पर। दोस्तों मैं हूं रमेश चौधरी और अपन पढ़ रहे थे क्लास 12th एनसीईआरटी ड्राइंग सब्जेक्ट सिलेबस 2022 का। दोस्तों अपन ने चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड जो है वो कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था राजस्थानी लघु चित्र शैली। चैप्टर थर्ड में जो अपन ने पढ़ा था वो पढ़ा था मुगल लघु चित्र शैली। और आज अपन स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ। दोस्तों चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका 2022 सिलेबस में हट गया है। जो कोरोना काल की 30% जो सिलेबस है उसे हटाया गया है, उसमें चैप्टर फर्स्ट जो है आपका हट गया है। आज अपन चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर फोर्थ की। दोस्तों चैप्टर नंबर जो फोर्थ है जिसका नाम है दक्कनी चित्रशैली। दक्कनी चित्रशैली अर्थात दक्षिणी भारत की चित्रशैली। पहले अपन ने दो लेक्चर जो पढ़े उसमें उत्तरी भारत की चित्रशैली के बारे में पढ़ा। आज अपन पढ़ेंगे दक्षिणी भारत की चित्रशैली के बारे में, जिसे दक्कनी चित्रशैली भी कहा जाता है। दोस्तों इस चित्रशैली में मुख्य रूप से अपन तीन चित्रशैलियों का या तीन राज्यों की चित्रशैलियों का वर्णन करेंगे। एक होगी अहमदनगर, दूसरी बीजापुर और तीसरी गोलकुंडा। इन तीन राज्यों की चित्रकला के बारे में अपन पढ़ेंगे। दोस्तों बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और सबसे पहले अपन इन तीन राज्यों की चित्रकला पढ़ने से पहले अपन देखते हैं कुछ इस दक्कनी चित्रशैली का इतिहास और इस दक्षिणी चित्रशैली की कुछ विशेषताएं या विषय वस्तुएं। स्टार्ट करते हैं दोस्तों दक्षिणी जो चित्रशैली है या जो दक्कनी चित्रशैली है उसके विकास के बारे में। दोस्तों दक्कनी जो चित्रशैली है इसका विकास हुआ था 16वीं शताब्दी के बाद में। 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर लगभग 1680 ईस्वी तक इसका शासन हुआ था। जब 1680 तक जब मुगल साम्राज्यों ने दक्षिणी भारत को जीतना प्रारंभ कर दिया था या लगभग जीत लिया था, उस समय तक इसका विकास जो था वो चरमोत्कर्ष स्तर पर था, यानी कि सबसे ज़्यादा विकास हुआ था दक्षिणी भारतीय चित्रशैली का। किस किस समय के बीच में? 16वीं सदी से लेकर 1680 ईस्वी के बीच में। देखिए दोस्तों दक्षिणी चित्रशैली का विकास 16वीं शताब्दी के बाद से लेकर 1680 तक को देखने को मिलता है। यह वो समय था, कौन सा समय था? जब मुगलों ने दक्षिण में विजय प्राप्त कर ली थी। आगे अपन देखें तो इसी समय आसफिया राजवंश, दक्षिणी भारत का एक राजवंश है आसफिया राजवंश, और हैदराबाद राज्य के निजाम के जो क्षेत्र थे वो भी इस चित्रशैली के उन क्षेत्रों में भी इस चित्रशैली का विकास देखा जा सकता है। तो कुल मिला के अपन कह सकते हैं कि जो दक्षिणी चित्रशैली है इसका विकास 16वीं सदी के उत्तरार्ध से लेकर 1680 ईस्वी तक था। और ये वो काल था जब मुगलों ने दक्षिणी भारत पर अपने विजय प्राप्त कर ली थी। इसके साथ साथ ही दो अपन राज्य और देखें। दो राज्य कौन कौन से हैं? एक तो आसफिया राजवंश और दूसरा है हैदराबाद का निजाम वाला क्षेत्र। तो ये दोनों जो क्षेत्र थे इनमें भी दक्षिणी चित्रशैली का विकास हुआ था। तो ये इसका इतिहास है। अब अपन देखते हैं इस दक्षिणी चित्रशैली की कुछ विशेषताएं या विषय वस्तुएं। तो दोस्तों देखो दक्षिणी चित्रशैली की विषय वस्तु या विशेषताएं अपन इसे कह सकते हैं। तो प्रमुख रूप से 5 विषय वस्तु या 5 विशेषताएं, 5 पॉइंट है इसके। पहला पॉइंट क्या है? विभिन्न शैलियों का मिश्रण। दोस्तों दक्षिणी चित्रशैली अपने आप में एक प्रभुत्व या एक संपूर्ण चित्रशैली के रूप में विकसित नहीं हो पाई थी। कब तक नहीं हो पाई थी? सबसे पहले इस चित्रशैली को इंडो पार्सियन चित्रशैली के अंतर्गत रखा गया। कौन सी चित्रशैली में? इंडो पार्सियन जो चित्रशैली है इस शैली के अंतर्गत इस चित्रशैली को रखा गया। उसके बाद में फिर इसे सफीवदी, फिर पार्सियन, फिर तुर्कियन माना जाने लगा। यानी कि कुल मिला के दक्षिणी चित्रशैली का खुद का एक अस्तित्व नहीं आया। पहले इसे इंडो पार्सियन, फिर इसे सफीवदी, पर्शियन, फिर तुर्कियन माना गया। लेकिन बाद के जो शासक थे उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, चित्रकारों को पाला पोसा और चित्रकारों को अपने दरबार में चित्रण कार्य के लिए रखा। तो दोस्तों फिर उसके बाद में जब शासकों ने चित्रकारों को या कलाकारों को पाला पोसा या उनको संरक्षण दिया, उसके बाद में ये अपने आप एक अस्तित्व में आई और दक्षिणी चित्रशैली के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों इससे पहले जब शासक जो थे कलाकारों को संरक्षण नहीं देते थे, पालते पोसते नहीं थे और उनके दरबार में चित्रण कार्य नहीं होते थे, उससे पहले इसे अलग अलग चित्रशैलियों के अंतर्गत रखा जाता था। जैसे कि सबसे पहले इसे इंडो पार्सियन चित्रशैली में रखा गया, फिर इसे सफीवदी में रखा गया, फिर उसके बाद में इसे पार्सियन, फिर तुर्कियन चित्रशैली में रखा गया और उसके बाद में ये अपने आप अस्तित्व में आई, खुद के अस्तित्व में आई और दक्षिणी भारत की चित्रशैली के रूप में जाने लगी। दूसरी इसकी विशेषता है इस चित्रशैली में ऐतिहासिक और धार्मिक पुरुषों का चित्रण हुआ।
ऐतिहासिक जो इतिहास में प्रमुख यानी कि प्रसिद्ध हुए, या फिर धार्मिक रूप से यानी कोई संत महात्मा या जो सूफी संत थे उनके रूप में जो फेमस हुए, ऐसे पुरुषों का इसमें चित्रण किया गया इस चित्र शैली में। जैसे कि बाकी सब चित्र शैलियों में होता था, ओटोमन की बात करें, सफ़ीवदी की बात करें या मुगल चित्र शैली की बात करें तो उनमें भी इसी प्रकार के चित्रण होते थे। ठीक उसी का अनुसरण करते हुए दक्षिणी भारत की जो चित्र शैली है उसी में भी प्रसिद्धि प्राप्त व्यक्तियों के या महापुरुषों के चित्रण कार्य हुआ। तीसरी अपन देखते हैं अनूठी दरबारी कला। दोस्तों, विंध्याचल पर्वतमाला से दक्षिण में, विंध्याचल पर्वतमाला से दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र में, देखिए भारत की अगर अपन पढ़ रहे हैं दक्षिणी चित्र शैली के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर दक्षिणी चित्र शैली में अपन भारत के मानचित्र में देखते हैं तो कुछ इस तरीके से भारत का दक्षिणी मानचित्र है। इसमें यहाँ पर विंध्याचल पर्वतमाला है, तो इस विंध्याचल पर्वतमाला से नीचे दक्षिण में ये जो पठारी क्षेत्र है यहाँ पर एक फली फूली, और ये कौन सी दक्षिणी चित्र शैली, और कब फूली 17वीं और 16वीं शताब्दी में जो है फली फूली और अनूठी दरबारी कला का यहाँ पर चित्रण हुआ। तो चौथी विशेषता की बात करें तो इसमें गहरे रंगों का प्रयोग हुआ और कामुकता का मुख्य रूप से चित्रण हुआ, यानी कि कामुकता व गहरे रंगों का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग हुआ इस चित्र शैली में। पांचवी अगर विशेषता की बात करें तो पढ़ने की उत्पत्ति के भाव इसमें दिखाई देते हैं, अर्थात यह चित्र शैली घनीभूत और पढ़ने की उत्पत्ति के भाव को अधिक महत्व देती है, यानी कि घनीभूत है और पढ़ने की उत्पत्ति को बहुत ज़्यादा महत्व देती है दक्षिणी भारत की चित्र शैली। अब दोस्तों अपन दक्षिणी भारत, ये इसकी विशेषताएं और इसके इतिहास के बारे में कुछ बातें हुई। अब अपन पढ़ते हैं दक्षिणी भारत चित्र शैली के प्रमुख जो राज्य थे उनके बारे में। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले कहा कि दक्षिणी जो चित्र शैली है उसमें मुख्य रूप से अपन तीन साम्राज्यों के चित्र शैलियों का वर्णन पढ़ेंगे। एक होगी अहमदनगर चित्र शैली, दूसरी होगी बीजापुर राज्य की चित्र शैली, और तीसरी होगी गोलकुंडा राज्य की चित्र शैली। दोस्तों एक बात मैं कहूँगा कि आप बार बार नोट्स के लिए बोल रहे हो, जो सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है ये नोट्स ही है, आप इसका स्क्रीनशॉट लें और फिर इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले, इसे उतार ले, यही नोट्स है। दोस्तों मुझे इतना टाइम नहीं मिल पाता कि मैं जो है नोट्स तैयार करूं, तो आप प्लीज़ आप इतना सा कष्ट तो खुद भी करें और जो भी बोर्ड पर लिखा हुआ है इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स उतार लें। इसके अलावा कुछ भी जो है अलग नहीं है आपकी बुक में, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा जो सिलेबस है अपना वो अपन कवर कर रहे हैं और पूरे के पूरे सिलेबस को मैं बोर्ड पे उतार देता हूं। बस आपको ज़रूरत है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी कॉपी में नोटबुक में उतारने की, ताकि आप रिवाइज के टाइम पे उसे तुरंत रिवाइज कर लो और आपके पास में कुछ पढ़ने के लिए मैटर भी हो। तो दोस्तों आगे अपन देखते हैं दक्षिणी चित्र शैली की प्रमुख राज्यों के बारे में। पहले राज्य के बारे में कौन से? अहमदनगर राज्य की चित्र शैली के। भारत की 3 राज्यों की चित्र शैलियों के बारे में पढ़ेंगे और सबसे पहले अपन पढ़ते हैं अहमदनगर राज्य की चित्र शैली के बारे में। ज़्यादा बड़ा मैटर नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे मैटर हैं, आपके लगभग 2 पार्ट में आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब देखते हैं अहमदनगर की चित्र शैली। दोस्तों दक्षिणी चित्र शैली का प्रारंभिक जो उदाहरण है उस उदाहरण के रूप में अहमदनगर के जो शासक है जिनका नाम है निजाम शाह प्रथम। दोस्तों कौन है? निजाम शाह प्रथम। उनकी प्रशंसा में एक काव्य ग्रंथ लिखा गया है, उसके रूप में दक्षिणी भारत का प्रारंभिक जो चित्र शैली का उदाहरण मिलता है। दोस्तों अगर अपन देखें कि दक्षिणी भारत में सबसे पहले चित्र कब बने, तो दोस्तों दक्षिणी भारत में जो सबसे पहले चित्र बने इसके अपने को उदाहरण सबसे पहले मिलते हैं दक्षिणी भारत का अहमदनगर जो राज्य है उसका जो शासक था निजाम शाह प्रथम, उसकी प्रशंसा में एक काव्य ग्रंथ लिखा हुआ है, उसके अंतर्गत ये चित्र बने हुए हैं, जिन चित्रों को अपन प्रारंभिक दक्षिणी भारत के चित्र मान सकते हैं। दोस्तों इस ग्रंथ की रचना हुई थी 1553 से लेकर 1565 ईस्वी तक, और इस ग्रंथ में जो चित्र बने हुए हैं वो मुख्य रूप से 12 चित्र जो है युद्ध से संबंधित है, जिनमें कुछ खास कलात्मक विशेषताएं नहीं है, जो कलात्मक रूप से विशेष नहीं है। लेकिन दोस्तों जो निजाम शाह प्रथम है, निजाम शाह प्रथम के शादी के उपलक्ष्य पर, उसके विवाह के उपलक्ष्य पर इसी ग्रंथ काव्य ग्रंथ में जो चित्र बने वो बहुत ही कलात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कलात्मक दृष्टि से बहुत ही प्रशंसनीय है, अपने आप में एक अनोखे चित्र है।
तो दोस्तों देखो, दक्षिणी चित्रशैली के प्रारंभिक जो उदाहरण के रूप में अहमदनगर के शासक निजाम शाह की प्रशंसा में लिखे गए काव्य ग्रंथ में मिलता है, जिसकी रचना 1553 से 1565 के बीच में हुई। इस काल के जो चित्र थे उनमें निजाम शाह के विवाह के दृश्यों में नारियों का मनोरम और भावपूर्ण चित्रांकन हुआ। युद्ध पर बने 12 चित्र जो कलात्मक महत्व से कमजोर है, कलात्मक महत्व उनका नहीं है। तो इसमें निजाम शाह प्रथम के जो शादी के दृश्य है उनका अंकन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं निजाम शाह अहमदनगर चित्रशैली की विशेषताएं क्या क्या है। तो दोस्तों मुख्य रूप से 5 विशेषताएं हैं। पहली विशेषताएं क्या है? स्त्रियों की वेशभूषा के बारे में, दूसरी पुरुषों की वेशभूषा के बारे में, तीसरी रंगों के बारे में जो अपन ने पहले देखी है, चौथी है मेहराब और गुबंद जो बनाए जाते थे उनके बारे में, और बुखारा चित्रशैली के चित्रों के बारे में। तो पहले अपन देखते हैं स्त्रियों की वेशभूषा क्या होती थी। जो अहमदनगर के जो चित्र बने उनमें स्त्रियों को किस वेशभूषा में दर्शाया जाता था? तो दोस्तों अहमदनगर के जो वेशभूषा थी स्त्रियों की, उनमें मुख्य रूप से स्त्रियों को चोली में दर्शाया जाता था, चोली पहने हुए दिखाया जाता था, और ऊपर एक मात्र दुपट्टा जो शरीर पर लपेटे हुए ऊपर से नीचे तक दिखाया जाता था, यानी कि एक चोली और एक दुपट्टा जो ऊपर से नीचे तक शरीर पर लपेटे हुए दिखाया जाता था अहमदनगर की चित्रशैली में। इसके अलावा दोस्तों बालों को जो है एक चोटी बनाए हुए दिखाया जाता था, एक चोटी के रूप में गुथा हुआ दिखाया जाता था, और नीचे जाकर वो गुच्छा के रूप में दिखाया जाता था, यानी कि ऊपर से नीचे तक चोटी के रूप में और नीचे जाकर फिर वो गुच्छे के रूप में दिखाया जाता था। स्त्रियों के चित्रण इस प्रकार से हुए। दोबारा से देखते हैं एक बार, स्त्रियों के जो चित्रण हुए उसमें मुख्य रूप से स्त्रियों को चोली और एक दुपट्टे में लिपटे हुए दिखाया गया। इसके अलावा स्त्रियों के बालों को चोटी के रूप में गुथा हुआ और नीचे एक गुच्छे के रूप में दिखाया गया। आगे देखते हैं पुरुषों की वेशभूषा। तो दोस्तों पुरुषों की वेशभूषा में 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 2 पॉइंट कौन कौन से? एक तो छोटी पगड़ी पहने हुए दिखाया गया। कैसी पगड़ी? बिल्कुल छोटी पगड़ी। और एक जो जामा पहने हुए जाता था, तो जामा था वो नीचे से नकुला यानी कि निकुला जामा के रूप में दिखाया गया। तो 2 चीजें आपको ध्यान रखनी है, एक तो जामा और एक पगड़ी के रूप में। और ये दोनों जो वेशभूषा है ये सेम अकबर के समय चित्रों के समान है, यानी कि अकबर, मुगल बादशाह जो अकबर थे उसके समय जो चित्र बने, जिन चित्रों में जिस तरीके से पुरुषों की पगड़ी और जामा दिखाया गया, ठीक वैसे ही अहमदनगर की चित्रशैली में पुरुषों की वेशभूषा को दिखाया गया, छोटी पगड़ी और जामा नुकुला। आगे देखते हैं चमकीले व गहरे रंगों का प्रयोग। अपन ने पहले ही देखा था कि अहमदनगर के जो चित्र बने उनमें चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग हुआ, ठीक मुगल शैली के समान, क्योंकि ये जो रंग है वो मुगल जो चित्रकार थे उनकी कार्यशालाओं में बने हुए रंगों की तरह बनाए जाते थे, इसलिए इस चित्रशैली में भी चमकीले और गहरे रंगों का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा हुआ। चौथी विशेषता देखते हैं गुबंद और मेहराब। जो दोस्तों भवन बने, इमारतें बनी, उसमें जो ऊपर गुबंद बनाए जाते हैं, गुबंद आप जानते होंगे मंदिर बनाते हैं, मंदिर के ऊपर गोल अपन गुबंद बनाते हैं, कभी वो नुकुला भी होता है, चौकोर भी हो सकता है। तो अधिकांश रूप से जो गोल गुबंद बनाए गए और जो गुबंद थे वो गोल थे, और ईरानी प्रभाव के ईरान में जिस तरीके से गुबंद बनाए जाते थे ठीक उसी प्रकार से दक्षिण भारत में मंदिरों के गुबंद बने। आगे देखें जिस पर छोटे छोटे सजावटी पौधे चित्रित किए जाते थे, उस गुबंद पर छोटे छोटे सजावटी पौधे चित्रित किए जाते थे। केस विन्यास को छोड़कर एक गुबंद, केस विन्यास को छोड़कर बाकी सभी गुबंद है वो लगभग दक्षिणी भारत के समान बनाए गए। और आखिरी विशेषता है इस चित्र शैली की, वो क्या है? बुखारा शैली के चित्र। दोस्तों बुखारा शैली के चित्र क्या होते हैं? दोस्तों 1567 में गुलिस्तान क्षेत्र से जो चित्र मिले, उन चित्रों की जो विशेषताएं हैं, उन चित्रों की विशेषताओं को बुखारा शैली के चित्र कहा गया। ठीक उसी तरीके के चित्र दक्षिण भारत में भी बने। एक बार देखते हैं 1567 ईस्वी में गुलिस्तान में पाए गए चित्रों की कला को बुखारा शैली से जोड़ा जाता है। इस प्रकार के कार्य दक्षिण भारत में भी हुए। पांडुलिपियां, इस प्रकार के जो चित्र बने उनकी जो पांडुलिपियां है वो वर्तमान में पटना में संग्रहित है। पटना में कौन से संग्रहालय में संग्रहित है? बांकीपुर संग्रहालय में संग्रहित है, जिस पर यूसुफ नामक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है। जिस पांडुलिपि पर किसका नाम है? यूसुफ का नाम है, जिसे इब्राहिम आदिल को समर्पित किया जाता है। इब्राहिम आदिल जो वहाँ का शासक था उसको उस पांडुलिपि को समर्पित किया जाता है। एक बार दोबारा से देखते हैं बुखारा शैली के चित्र। दोस्तों 1567 ईस्वी में गुलिस्तान नामक क्षेत्र से जो चित्र मिले उनकी जो शैली थी
उस शैली को बुखारा शैली का नाम दिया गया और उसी प्रकार की शैली के चित्र दक्षिणी भारत में भी बने। और इस प्रकार के चित्र जो बने हुए हैं, जो पांडुलिपि है, वो पटना में कौन से संग्रहालय में? बांकीपुर संग्रहालय में संग्रहित है। इस पांडुलिपि पर यूसुफ नामक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है और यह पांडुलिपि किसको समर्पित है? इब्राहिम आदिल को समर्पित है। तो दोस्तों ये हुई आपकी कंप्लीट फर्स्ट पार्ट, जिसमें अपन ने पढ़ा जो दक्कनी चित्र शैली है उसके इतिहास के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, और दक्कनी चित्र शैली का पहला साम्राज्य की चित्र शैली यानी कि अहमदनगर चित्र शैली के बारे में। आगे वाली वीडियो में पढ़ेंगे अपन विजयनगर और गोलकुंडा की जो चित्र शैली है उनके बारे में। ओके दोस्तों, तो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं।